वेलकम बैक टू बिहार स्कूल क्लासेस। नेक्स्ट, लीनियर अलजेब्रा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स। समझते हैं हम इसका क्या मतलब है। तीन वेक्टर्स की हेल्प से समझते हैं कि v1 v2 v3 इनको हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे c1 v1 c2 v2 प्लस c3 v3। हम इसे किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल। जीरो ध्यान रखना एक जीरो वेक्टर होगा जो वेक्टर स्पेस डिसाइड करेगा। ये जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, जीरो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, जीरो एंटपल हो सकता है। जीरो डिपेंड करेगा वेक्टर स्पेस के ऊपर। जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल लिया और उसके बाद अगर c1 c2 c3 इन तीनों की वैल्यू जीरो आ जाए अगर, तो हम क्या बोलते हैं कि जो वेक्टर्स थे वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जो वेक्टर्स है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। अगर बाई चांस एक भी c1 नॉन जीरो आ गया या c2 नॉन जीरो आ गया या अगर सिर्फ c3 भी नॉन जीरो आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है ये हमारे पास। तो चेक करते टाइम हम हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस में रिड्यूस हो जाती है प्रॉब्लम। पर इंटरेस्टिंग बात है कि अगर ये सॉल्व करते हुए, जैसे मान लो आर क्यूब वेक्टर स्पेस है हमारे पास और तीन वेक्टर दिए हुए हैं, मतलब इन शॉर्ट जब हम इसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है, अगर बन जाती है, आपके पास 50-60% क्वेश्चंस में स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि चेक फॉर द लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ दीज वेक्टर्स। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने फर्स्ट स्टेप करना है कि c1 1 2 -3 प्लस c2 1 -3 2 प्लस c3 2 -1 5 इक्वल टू 0 0 0। जो जीरो आया है वो जीरो वेक्टर है आर क्यूब का। अब हमने क्या करना है, ऐड ऑन करना है सारे एलिमेंट्स को। तो c1 प्लस c2 प्लस 2c3, फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया, जीरो के इक्वल पुट कर दिया। अगला एलिमेंट क्या होगा, 2c1 प्लस c2 प्लस 2c3, नहीं ये गलत हुआ, फिर से लिखते हैं। c1 1 2 -3 प्लस c2 1 -3 2 प्लस c3 2 -1 5 इक्वल टू 0 0 0। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, सिर्फ हमने फर्स्ट वाला एलिमेंट ऐड करना है। तो c1 प्लस c2 प्लस 2 टाइम्स c3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 2c1 माइनस 3c2 माइनस c3 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन बनेगी हमारे पास -3c1 प्लस 2c2 प्लस 5c3 इक्वल टू 0 की इक्वल। अब इनके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बन जाएगी। हमने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना है, 1 2 -3 1 -3 2 2 -1 5, इसका डिटर्मिनेंट देखना है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -15 प्लस 2 -13 -1, फिर क्या बनेगा 10 -3 7 प्लस 2, फिर क्या बनेगा 4 -9 -5। तो सॉल्व करोगे तो -3 -7 -10, तो ये नॉन जीरो आ गया। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है।
क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो इतना इजी है ये वाला क्वेश्चन। इवन अगर +2 का भी कोई बच्चा हो ना, तो वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है बहुत इजीली। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो वेक्टर्स थे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। बट इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पहला स्टेप, ये पहला कदम आपको रखना है, C1 V1 C2 V2 C3 V3 इक्वल टू 0। शॉर्टकट मारोगे, सीधा डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो आपका नंबर कटेगा। सेकेंड स्टेप करना है, आपने ये लिखना है। इन बिटवीन हम लिख सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इसका यूनिक सोल्यूशन तब होगा अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। जो लाइन मैंने बोली है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और उसका यूनिक सोल्यूशन तब होगा इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एग्जामिनर। एग्जामिन करो कि लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, इन वेक्टर्स की हमें इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस चेक करनी है। सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर करेंगे कि C1 2 2 1 प्लस C2 1 3 1 प्लस C3 1 2 2 इक्वल टू 0 0 0। क्या करेंगे हम, सिंपली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट ले लो, दैट इज 2C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 0। फिर 2C1 प्लस 3C2 प्लस 2C3 इक्वल टू 0। फिर क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस 2C3 इक्वल टू 0। ये जो है, ये अपने पास क्या बना, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस बन गया। क्या बन गया, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस आ गया हमारे पास। अब ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन। इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। हम चेक कर लेते हैं, चेक कर देते हैं। 2 2 1 1 3 1 1 2 2। तो चेक करेंगे अगर डिटर्मिनेंट तो क्या आएगा, 2, ये बनेगा 6 माइनस 2 4। ठीक है, -1। फिर ये बनेगा 4 माइनस 2, 2 आ गया, +1 आ गया, 2 माइनस 3 -1 आ गया। तो ये बना 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। नॉन जीरो आ गया अपने पास। ये नॉन जीरो आने का मतलब क्या हो गया कि ये जो वेक्टर्स है अपने पास, ये जो वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स के आगे लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए। ये वेक्टर्स अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपने जो ये वेक्टर्स लिखे हुए थे 2 2 1 1 3 1 1 2 2 लिखा और कुछ भी नहीं किया। और ये जरूरी नहीं है कि रो में लिखने हैं, जैसे मैंने अभी कॉलम में लिखे, आप रो में भी लिख लो, क्योंकि हमें पता है कि किसी मैट्रिक्स का मतलब हमने यहाँ से लिखे 2 2 1 1 3 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ए का और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता होता। अगर काफी सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिख देते हैं ना ये वाला स्टेप, देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि फर्स्ट स्टेप तो आपको ये करना है और सेकंड स्टेप आपको ये वाला लिखना है यहाँ से। तो अगर काफी सारे स्टूडेंट सीधा इसी स्टेप पे जंप करते हैं तो उसमें वो 2 2 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो वो भी ठीक होता है, बट उसमें मार्क्स कटेंगे ये वाला स्टेप ना लिखने की वजह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास। इसमें क्या करना है, हमें कंडीशन निकालनी है, शर्त निकालनी है कि ये जो वेक्टर्स है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये आर स्क्वेयर में लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे। अभी तो हमने डिस्कस की है, अगर हमारे पास ए बी और सी डी है, ये दो वेक्टर्स है, ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, अगर इनका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, सिर्फ आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए। तो
आपने ये अगर ना भी याद हो तो आपने यहाँ से शुरुआत कर सकते हो कि अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। जस्टिफाई कर लो, इसमें जीरो पुट कर दो, x को जीरो पुट करो तो क्या बनेगा, 1 1 1 1। ये तो डिपेंडेंट वेक्टर्स है। अगर x की वैल्यू जीरो आ गई तो ये वेक्टर्स कैसे बनेंगे, 1 1 1 1। ये तो डिपेंडेंट वेक्टर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें छोटा सा। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला एग्जांपल कि अगर V एक वेक्टर स्पेस है 2x3 मैट्रिसेस का, अगर V वेक्टर स्पेस है 2x3 मैट्रिसेस का, देन फाइंड आउट, ये तीन मैट्रिसेस दे दी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इस मैट्रिक्स का नाम स्मॉल x दे दिया, इसका स्मॉल y, इसका स्मॉल z। कंसेप्ट हमारे पास एक ही है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करने तो हम ये करेंगे कि c1x प्लस c2y प्लस c3z इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। c1 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम अल्फा एक्स भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे बीटा वाई भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे गामा जेड भी कर सकते हैं। मतलब ये तो कोफिशिएंट्स है। तो चलो, बुक में अल्फा बीटा गामा लेके चले थे, अल्फा को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, बीटा को गामा से, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स रख दी। अब जब मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये इक्वेशंस बन गई, 6 इक्वेशंस बन गई, क्योंकि हर एक एलिमेंट को इक्वेट किया जीरो के बराबर, इसको जीरो के बराबर, इसको जीरो के बराबर इक्वेट किया, इसे इसे सबको। तो ये 6 इक्वेशंस बन गई अपने पास। अब 6 इक्वेशंस को सॉल्व करने आपने, जैसे मर्जी सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो सेकंड इक्वेशन को 2 से, फिर ऐड कर दो इक्वेशन 1 में, मतलब 4/4 गामा कैंसल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, दो इक्वेशंस बन जाएंगी सिर्फ अल्फा में, अल्फा और बीटा में। फिर बीटा की वैल्यू जीरो आ गई, फिर अल्फा की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, और फिर गामा की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। तो ये तीनों अपने पास क्या आ जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 6 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स बने अपने पास, 6 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स बने। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आया अपने पास, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपने पास जीरो आई, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गए। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स का। फर्दर हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।